तो गाइस नमस्कार आप सबको। और एग्ज़ाम आ गया है जो तारीख है वो है 2, और आप लोग ना जाएं सो इसलिए कुछ क्लिनिकल क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। आप एग्जाम में ये सहायक होंगे, विल बी हेल्पफुल, राइट? So guys, I'm Dr. Ranjan, your pharmacology faculty at Nursing Next, and let's kick in with the first question. Right, which of the following drug treatment helps to decrease ICP, मतलब intracranial pressure, by expanding plasma and using an osmotic effect to move fluid? Right, oxygen administration, phenobarbital, mannitol, dexamethasone. क्या लगता है आपको, आंसर क्या है? सो आईसीपी को कम करना है, मतलब आईसीपी को कम करना है, मतलब सीएसएफ को कम करना पड़ेगा, राइट? हाउ? सीएसएफ में से जो पानी होगा, वाटर, वो चला जाना चाहिए कहां पे? एक्सपैंडिंग प्लाज्मा। एक्सपैंडिंग प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। प्लाज्मा क्यों बढ़ेगा? वाई प्लाज्मा विल इंक्रीज? बिकॉज वाटर जो सीएसएफ में था उसको हम कर देंगे प्लाज्मा में। तो ऐसा होगा क्यों? एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा, सपोज कि ये हमारा ब्लड वेसल है, सपोज ये हमारा ब्लड वेसल है, और इस ब्लड वेसल में हम एक ऐसा मॉलिक्यूल डालेंगे जिसका नाम है मैनिटोल। सो दोस्तों, हाँ, आंसर सी है मैनिटोल। मैनिटोल क्या है? ये ऑस्मोटिक है। सबको पता है रीजन, ऑस्मोटिक डायरेटिक। ऑस्मोटिक का मतलब क्या होता है कि ये अपने तरफ पानी को खींचेगा। आ मेरी तरफ आ, कौन आ? पानी आ। और ये जो पानी है ये सीएसएफ से खींचेगा अपनी तरफ। और ब्लड वेसल में जब ज्यादा पानी जाएगा तो प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यूजिंग एन ऑस्मोटिक इफेक्ट। इसी का मतलब ऑस्मोटिक इफेक्ट है। आंसर क्या है? सी, मैनिटोल। सो क्वेश्चन में जो भी इस ड्रग के बारे में था वो मैंने आपको बता दिया, मैनिटोल है। आसान सवाल है, कोई मुश्किल है नहीं खास, और एग्जाम भी ऐसे ही होने वाला है। धैर्य रखना है, राइट? एग्जाम में घबराना नहीं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एग्रावेट्स डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी? हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरमैग्नेसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, राइट? सो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी को बढ़ाने वाला इनमें से कौन सा फैक्टर है? अगेन ये पढ़ाया हुआ है मैंने आप सबको। डिजॉक्सिन के टॉक्सिसिटी में हार्ट में हमारे मायोकार्डियल सेल में कैल्शियम बढ़ जाता है, और इस कैल्शियम की वजह से होता है एरिथमिया। और जो सबसे सीवियर एरिथमिया है उसे हम कहते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जिसकी वजह से पेशेंट मर सकता है। तो उसके पीछे का रीजन कौन है? कैल्शियम एक्साइटेटरी है। सो याद रखिएगा, आंसर क्या होगा? हाइपरकैल्सीमिया। सो डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को बढ़ाता कौन है? कैल्शियम बढ़ाता है, आई मीन कैल्शियम बढ़ाता, तो हाइपरकैल्सीमिया। और कौन बढ़ा सकता है डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को? दो कंडीशन जो कम करेंगे, एक पोटेशियम और मैग्नीशियम। सो डिजॉक्सिन तक की टॉक्सिसिटी को बढ़ाने वाले जो कंडीशन है दोस्तों, एक है हाइपरकैल्सीमिया, दो हैं हाइपोमैग्नीसीमिया और हाइपोकैलेमिया। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जो आपने याद रखने हैं, जो आयन कंडीशंस है। सो डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी में इन आयंस को अपने को मॉनिटर करना है, बिकॉज डिजॉक्सिन एक ऐसा ड्रग है जिसकी टॉक्सिसिटी सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ डोज पर डिपेंड नहीं करता, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया। मूविंग ऑन, ऑफ द ड्रग्स, गिवन ड्रग्स, व्हिच वन टेंड्स टू शो QT prolongation and causes serious arrhythmia? Right, look at the options. Ondansetron, domperidone, metoclopramide, cisapride. क्या लगता है इसमें से जिस ड्रग पे सवाल पूछा गया है वो ड्रग बैन हो चुका है? हाँ दोस्तों, वो ड्रग बैन हो चुका है। आज की डेट पे वो ड्रग दुनिया में नहीं बेचा जाता बिकॉज ऑफ फेटल कार्डियक एरिथमिया, दैट इज टॉर्साडिस। सो जो सीरियस एरिथमिया की बात हम कर रहे हैं दोस्तों, उसको हम कहते हैं टॉर्साडिस। ऑलराइट, सो इनमें से कौन सा आंसर होगा दोस्तों? आंसर है सी, सिजाप्राइड। सो सिजाप्राइड एक ऐसा ड्रग है जो कि 5-HT4 एगोनिस्ट है, और 5-HT4 एगोनिस्ट दे आर प्रोकाइनेटिक्स। दोस्तों प्रोकाइनेटिक्स का मतलब क्या है? वो ड्रग्स जो जीआईटी के काइनेसिस या मूवमेंट को बढ़ाएंगे, राइट? तो ये यूज हो सकते हैं जैसे गैस्ट्रोपैरेसिस में या जीईआरडी में यूज हो सकते हैं, राइट? सिजाप्राइड। कुछ ड्रग्स जो इंपॉर्टेंट है, क्यू फॉर क्यूटी कर सकते हैं। दो ड्रग बताऊंगा, क्यू फॉर क्विनिडीन एक एंटी एरिथमिक ड्रग है, दूसरा क्यू फॉर क्वेटियापाइन।
जो कि एक एंटी साइकोटिक ड्रग है। सो एटलीस्ट ये दो ड्रग्स आप आराम से याद कर सकते हैं, राइट। और इनमें से क्विनिडीन पे खास करके ज्यादा सवाल पूछा जाता है बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट क्लास ड्रग है एंटी एरिथमिक, जिससे कि क्यूटी प्रोलॉन्गेशन होता है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखें, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशंस टू अ पीडियाट्रिक पेशेंट with hypertension. Which oral antihypertensive medication if prescribed should the nurse question? मतलब इनमें से कौन सा ड्रग वाहियात है जिसको कि हाइपरटेंशन में हम नहीं देते? आसान सवाल है। एस इनहिबिटर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डायूरेटिक, नाइट्रेट। दोस्तों कौन सा है, कौन सा है जो हम नहीं देते? इसमें कोई सोचने वाली बात है नहीं। नाइट्रेट एक ड्रग है जो एंजाइना का ड्रग है, इसको हाइपर टेंशन में यूज नहीं करते। बाकी जो तीनों ड्रग्स है ये हाइपरटेंशन में यूज होता है एंड दीज आर द फर्स्ट लाइन ड्रग्स इन हाइपरटेंशन। ना केवल एडल्ट्स में बल्कि पीडियाट्रिक पेशेंट में भी यही तीनों जो हैं वो फर्स्ट लाइन है। सो एसीडी, ये हमने पढ़ा था हाइपरटेंशन में, एसीडी फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं, राइट। सो अगेन ये ऑड वन आउट देखने में कौन सा ड्रग, ये जो एमसीक्यूज होते हैं ना, इसमें ये पूछा जाता है कि भाई इन सफेद भेड़ों में कौन सा काला भेड़ है, वो आपने पता लगाना है, राइट। नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग मल्टीपल एंटी कन्वल्सेंट मेडिकेशंस टू अ पीडियाट्रिक पेशेंट. For which medication should the nurse educate patients about importance of maintaining good oral hygiene to prevent gingival hyperplasia? So good oral hygiene, right? So hyperplasia कौन सा ड्रग करेगा इनमें से? कार्बामाजेपिन, वाल्प्रोइक एसिड, फिनोबार्बिटल, फेनेटोइन। अगेन बहुत ही डायरेक्ट एमसीक्यू है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो आंसर क्या है दोस्तों? फेनेटोइन। सो फेनेटोइन कैन कॉज गम हाइपरप्लेशिया और जिंजिवल हाइपरप्लेशिया। इस वजह से ओरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। सो ये तो कहना गलत होगा कि जिंजिवल हाइपरप्लेशिया को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, हम नहीं प्रिवेंट कर पाएंगे, लेकिन इसकी वजह से, जिंजिवल हाइपरप्लेशिया की वजह से जो है, खाना जब भी हम खाएंगे खाना फंस सकता है मसूड़ों में, उसकी वजह से बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ होगा और मुंह में इंफेक्शन होगा, बदबूदार मुंह में से बास आएगा, दैट इज बैड ब्रेथ दैट कैन बी सीन, एंड दैट इज व्हाई गुड ओरल हाइजीन इज इंपॉर्टेंट। मतलब खाना खाने के बाद अच्छे से कुल्ला करना, दिन में 2 बार ब्रश करना, जो नॉर्मली करना चाहिए, राइट। नंबर 7, a nurse is reviewing the medications for all assigned patients in an inpatient psychiatric unit. The nurse should be particularly vigilant in assessing for extrapyramidal side effect if patients receiving. देखो यहां पर ईपीएस का रिस्क ज्यादा जिसके साथ होगा उसी के बारे में पूछेंगे। ईपीएस का रिस्क जो ज्यादा होता है, इट इज विथ टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। ठीक है, अब if I don't know which are typical antipsychotics, there is one thing I can do. All typical antipsychotics, they end with either zin or they end with peridol. So zin मतलब flufenazine, trifluoperazine, perfenazine, zin drugs. Peridol like haloperidol, droperidol. अगर मुझे इतना सा हैक, छोटा सा हैक अगर मुझे पता है, if I know this small hack, I can find the answer here. The answer is H for haloperidol, peridol which is a typical antipsychotic. So typical antipsychotics हैं, ये बहुत ही potent D2 blockers होते हैं और D2 ब्लॉक की वजह से ही होता है साइड इफेक्ट, जिसे हम कहते हैं क्या? EPS या एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट। नंबर 8, a physician orders all medication to be held on the morning of surgery for a patient with type 1 diabetes mellitus and hypertension. The nurse should clarify this order for which medication: acetyl salicylic acid, docusate sodium, regular and NPH insulin, clonidine. Alright. किसको हमें इनमें से होल्ड नहीं करना चाहिए? अगर नहीं, बहुत सिंपल एमसीक्यू। अगर आपने 1 महीना भी ओटी में काम किया होगा तो आपको पता होगा, राइट। वी नेवर विथ होल्ड इंसुलिन। तो इंसुलिन को कभी हम बंद नहीं करते बिकॉज सी, ब्लड शुगर कंट्रोल इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ सर्जिकल प्रिपरेशन इन पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज मेलिटस। अगर ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होगा तो उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट ये होता है कि जो पोस्ट सर्जिकल वुंड हीलिंग है उसमें डिफिकल्टी होती है, राइट। दैट इज द रीजन व्हाई वी नेवर एवर स्टॉप इंसुलिन। रेदर अगर जरूरत पड़े तो इंसुलिन को डोज को हम बढ़ाते भी हैं सर्जरी से पहले, अगर पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज जो भी ड्रग्स वो ले रहा था, इंसुलिन ले रहा था, अगर उससे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following electrolyte disturbances are noticed following administration of LMWH? LMWH से देने से क्या होता है? सो दोस्तों LMWH जब भी हम देते हैं हाइपरकेलेमिया होता है। सो हेपरिन का साइड इफेक्ट आप याद रख सकते हैं, हॉट मैंने पढ़ाया था आपको। H फॉर हाइपरकेलेमिया, H फॉर हाइपरकेलेमिया, H फॉर हेयर लॉस, O for osteoporosis and T for थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जिसको कि हम हिट के भी नाम से जानते हैं, हिट और हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। सो हॉट। सो दीज आर द साइड इफेक्ट्स व्हिच कैन बी सीन। और इसमें से सवाल इसमें जो पूछा गया है वो पोटेशियम के ऊपर पूछा गया, हाइपरकेलेमिया, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाइल प्रेस्क्राइबिंग वार्फरिन टू वार्फरिन, तो एंटीकोगुलेंट दिया जा रहा है वार्फरिन। A decreased effect of the drug is expected in patients with which of the following conditions? तो इनमें से कौन से कंडीशन में वार्फरिन का इफेक्ट कम हो जाएगा? नेफ्रोटिक सिंड्रोम, हिपैटिक इंपेयरमेंट, गैस्ट्रोएंटेराइटिस ऑन ट्रीटमेंट विद मेट्रोनिडाजोल, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो क्या लगता है आंसर क्या हो सकता है? देखिए, वार्फरिन एक ऐसा ड्रग है जो बाइंड करता है, इट बाइंड्स टू एल्बुमिन, एल्बुमिन, राइट। अच्छा, एल्बुमिन की कमी हो सकती है कुछ बीमारियों में। सो एल्बुमिन कम हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। एक होता है कि अगर पेशेंट को लिवर सिरोसिस है, तो ये हो जाता है हमारा ऑप्शन बी हो जाता है, हेपेटिक इंपेयरमेंट है। दूसरा एक ऐसा बीमारी है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, या डायबिटीज मेलाइटस है, या क्रॉनिक किडनी डिजीज है। इन दोनों में ही एल्बुमिन कम हो सकता है, पर उसका रीजन अलग अलग है। लिवर सिरोसिस में एल्बुमिन का सिंथेसिस कम होता है, यहां पर एल्बुमिन का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है, यहां पर सिंथेसिस कम होता है, सिंथेसिस, वहां पर एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। अब सोचो यहां पे जब सिंथेसिस कम होगा तो वार्फरिन का एल्बुमिन बाइंडिंग कम होगा, फ्री ड्रग ज्यादा होगा, जिसकी वजह से देयर वुड बी रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी। तो यहां पर क्या टॉक्सिसिटी की बात हो रही है? जी नहीं दोस्तों, यहां पे बात हो रही है डिक्रीज इफेक्ट की। वेरएज जब एक्सक्रीशन बढ़ेगा एल्बुमिन का, ना केवल एल्बुमिन शरीर से बाहर जाएगा, एल्बुमिन को जो ड्रग बाइंड कर रहा है वो भी बाहर जाएगा, राइट। एंड इसी वजह से हम यहां पे कहेंगे कि इफेक्ट कम हो जाएगा, इफेक्ट वुड बी डिक्रीज्ड, इफेक्ट कम हो जाएगा। सो यहां पर आपका आंसर बनता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सो बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये एमसीक्यू इतना आसान नहीं है, बट अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, कभी भी आपको सवाल पूछेंगे आप आंसर कर सकते हैं। A 12-year-old patient presented with complaints of burning sensation of palms and soles. All right, history revealed predominantly vegetarian diet है, and workup shows low levels of B12, जो कि काफी कॉमन है वेजिटेरियंस में। Treatment for this patient must not be administered through which of the following routes? Oral route, deep subcutaneous route, intravenous route, intramuscular route. हालांकि दे सभी रूट से सकते हैं, बट जो लीस्ट प्रीफर्ड रूट होगा इंट्रावीनस रूट होगा, इसे हम कम प्रीफर करते हैं। ओरल रूट से भी दे सकते हैं और सबलिंगुअल भी दे सकते हैं। अच्छा, सबलिंगुअल रूट का इंपॉर्टेंस क्या है? कई बार अगर पेशेंट को क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है या कोई बीमारी है स्टमक का जिसमें एब्जॉर्प्शन कम होगा, तो सबलिंगुअल बेटर होता है, ताकि उसमें एब्जॉर्प्शन की जरूरत ही नहीं है। सबलिंगुअल से डायरेक्टली आपका सुपीरियर वेना कावा में चला जाएगा, स्टमक की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। Alright, next question. A 15-year-old girl with type 1 diabetes is brought to the emergency complaining of dizziness. चक्कर आ रहे हैं. Lab finding include severe hyperglycemia, ketoacidosis, blood pH of 7.15. To achieve rapid control of severe ketoacidosis, which is the appropriate drug? Alright, look at the options. Crystalline zinc insulin, NPH, tolbutamide, ultra-lent insulin. ये बहुत ही सिंपल सा MCQ है। यहाँ पे एक ऐसा इंसुलिन देंगे जो शॉर्ट एक्टिंग होगा और जो आईवी होगा, जो कि आपका क्रिस्टलाइन जिंक इंसुलिन है, जिसको हम रेगुलर इंसुलिन भी कहते हैं। तो बाकी जो इंसुलिन है, देखो टॉल्ब्यूटामाइड देने का कोई सेंस नहीं है, ये तो ओरल ड्रग है, सल्फोनाल्यूरिया है, देंगे नहीं, देना इंसुलिन ही है। एनपीएच नहीं देंगे बिकॉज ये इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है, जो लंबे समय कंट्रोल के लिए यूज होता है, इमरजेंसी के लिए यूज नहीं होता। सेम गोज फॉर अल्ट्रा लेंट इंसुलिन, जो कि लॉन्ग एक्टिंग है, राइट।
नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस रिक्वायर क्लोज ऑब्जर्वेशन फॉर ब्रोंकोस्पैज्म इन अ क्लाइंट विद सीओपीडी और आस्थमा। तो किसी भी पेशेंट को सीओपीडी है, आस्थमा है, तो हमें पेशेंट को मॉनिटर करने की जरूरत पड़ता है कौन से ड्रग में। तो मतलब एक ऐसा ड्रग होगा जो ब्रोंकोस्पैज्म कर सकता है, कौन सा है? वेरापामिल का कोई लेना देना नहीं है, एम्ब्रिनोन का कोई लेना देना नहीं है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। एपिनेफ्रिन का कोई लेना देना है, पर उल्टा लेना देना है, ब्रोंकोडायलेटर है, ना कि ब्रोंकोस्पैज्म करता है। अगर मैं रूल आउट कर दूं तो भी आंसर मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली प्रोप्रानोलोल एक बीटा ब्लॉकर है जो चीख चीख के कह रहा है कि भैया मैं हूं जो ब्रोंकोस्पैज्म करता हूं, राइट? सो ये आपका आंसर होगा। A client with acute asthma is prescribed short-term corticosteroid therapy, which is the outcome of the use of steroids in clients with asthma. आसान सा सवाल है, आसान से ऑप्शंस हैं। A. Promote bronchodilation. B. Act as an expectorant. C. Have an anti-inflammatory effect. D. Prevent development of respiratory infection. ब्रोंकोडायलेटर तो ये है नहीं, राइट? ना ही ये एक्सपेक्टोरेंट है। एक्सपेक्टोरेंट इज ग्वाइफेनेसिन। ग्वाइफेनेसिन एक एक्सपेक्टोरेंट है जिसका आस्थमा से कोई लेना देना नहीं है। ये कफ सिरप में यूज होता है अगर पेशेंट को प्रोडक्टिव कफ हो, दैट्स इट। इन्फेक्शन, उल्टा स्टीरॉयड्स इन्फेक्शन करवा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो अगर मैं रूल आउट भी कर दूं तब भी आंसर मिल जाता है, या फिर डायरेक्टली स्टीरॉयड्स हैं क्या सबसे इफेक्टिव एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है, राइट? नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, द cardiac client who exhibits the symptom of disorientation, lethargy and seizures may be exhibiting a toxic reaction to digoxin, lidocaine, quinidine gluconate or sulfate nitroglycerin IV. So disorientation है, lethargy है, सीजर है। ऑलराइट, तो सीजर इनमें से अगर हम ध्यान से देखें तो डिजॉक्सिन में कोई सीजर नहीं है, कार्डियक ड्रग है। क्विनिडीन एंटी एरिथमिक है, इससे भी कोई सीजर नहीं होता। नाइट्रोग्लिसरीन से भी सीजर नहीं होता। इनमें एक लौता ड्रग है लिडोकेन जो कि सीजर कर सकता है। इट इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूरोटॉक्सिसिटी। लिडोकेन एक लोकल एनेस्थेटिक है और यूजुअली लोकल एनेस्थेटिक के तौर पर जब आप यूज करते हैं तो सीजर लीस्ट लाइकली है, बट अगर हम इसको आईवी रूट से देते हैं एरिथमिया में, राइट, उस समय ये सीजर करा सकता है। Number 16, on the day of surgery, a client with diabetes who takes insulin on a sliding scale is ordered to have nothing by mouth and all medications withheld. The client's 6 a.m. glucose level is 300 milligrams per deciliter. The nurse should withhold all the medications. So glucose high है, समझ में आ रहा है, right? Administer insulin dose dictated by the sliding scale. Call the physician for specific orders based on the glucose level. Notify the surgery department. Alright, तो इसमें सर्जरी डिपार्टमेंट ने कोई लेना देना है। देखो सर्जरी वाले को काटना पीटना आता है, ग्लूकोज कहाँ है ऊपर नीचे है उनको कोई लेना देना नहीं है। ये दिखाओगे तो खुद हाइपोग्लाइसेमिया में चले जाएंगे सर्जरी वाले। तो यहाँ पर हम बुलाएंगे मेडिसिन वालों को, फिजिशियन को, कि भैया आओ और देखो और पेशेंट को स्टेबलाइज करो, हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, राइट? एंड सो फिजिशियन को बुलाएंगे, उनका काम है पेशेंट को स्टेबलाइज करना और देखेंगे कि वो बताएंगे कि आगे अपने को सर्जरी पे लेके जाना है कि नहीं है, right? 17, next question, when administering IV midazolam hydrochloride the nurse should क्या करना है? Assess the BP, monitor the pulse oximeter, encourage slow deep breaths, explain relaxation techniques. So IV midazolam अगर हम दे रहे हैं तो क्या करना है? देखो IV midazolam एक बेंजोडाइजेपिन है और बेंजोडाइजेपिन IV रूट से जब भी हम देते हैं तो वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करा सकते हैं। खासकर अगर मेरा पेशेंट और एनेस्थेटिक एजेंट्स पे होता है तो रिस्क और बढ़ जाता है। इसी वजह से बिकॉज दे कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, आई एम गोना आस्क द पेशेंट टू टेक स्लो एंड डीप ब्रेथ। स्लो और डीप ब्रेथ लेने के लिए कहेंगे ताकि ऑक्सीजनेशन जितना हो सके कम अफेक्ट हो, राइट? बिकॉज डीप ब्रेथ से होगा क्या, देयर वुड बी प्रोलॉन्ग्ड ऑक्सीजनेशन। नेक्स्ट 18, ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्रीटिंग बीटा ब्लॉकर ओवरडोज। ये तो डायरेक्ट से एमसीक्यू है, आंसर इज ग्लूकागॉन। सो बीटा ब्लॉकर करते क्या है, वो साइक्लिक AMP को कम कर देते हैं। बीटा ब्लॉकर्स बाय ब्लॉकिंग बीटा 1 रिसेप्टर्स डिक्रीज साइक्लिक AMP।
ग्लूकागॉन है क्या? ग्लूकागॉन इज अ सोर्स फॉर साइक्लिक ईएमपी। ग्लूकागॉन से साइक्लिक ईएमपी बनता है, राइट। नेक्स्ट, टॉक्सिसिटी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस में कॉज अ पेशेंट टू सी अ ग्रीन हेलो अराउंड लाइट्स? ग्रीन हेलो, तो देखो विजन प्रॉब्लम्स आर सीन विद डिजॉक्सिन। एक तो लाइट्स में ग्रीन हेलो मतलब सर्कल्स दिखेंगे, प्लस डिजॉक्सिन कैन ऑल्सो कॉज येलो विजन, and this yellow vision is something that is called as xanthopsia. Yellow vision is nothing but it is xanthopsia. So देखने में ये दो प्रॉब्लम होते हैं, बाकी जो ड्रग्स हैं इनके साथ विजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है सच। Which of the following drug is used to prevent HIV transmission from an HIV positive pregnant mother to child? So देखो ये एक ड्रग है जो अपने को एक नियोनेट को देना है, एक नियोनेट को देना है ताकि नियोनेट में एचआईवी ना हो, मां से पास होकर के नियोनेट में ना हो। सो एन फॉर नियोनेट में एचआईवी होने से रोकने के लिए आई यूज ड्रग कॉल्ड एज एन फॉर नेविरापाइन। दोस्तों आज की डेट पे नेविरापाइन का एकमात्र यूज ये है। सो नेविरापाइन इज द ड्रग ऑफ चॉइस, इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस। इसी यूज के लिए जो ऑल्टरनेटिव ड्रग है दैट इज जिडोबुडिन। द ऑल्टरनेटिव ड्रग इज जिडोबुडिन। यही जो ड्रग्स हैं ये यूज होते हैं। टॉपिकल, इट इज नॉट ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल बना दिया। टॉपिकल एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस फॉर एमआरएसए इज, सो एमआरएसए के लिए टॉपिकल एंटीबायोटिक, ये एमआरएसए यूजुअली हम देते हैं कहां पर है? स्टेफाइलोकोकल नेजल कैरियर में, जो एंटीरियर नेयर्स में कैरी करते हैं, ताकि हम कैरियर्स को बोलें कि भाई ऑइंटमेंट लीजिए, उंगली में लगा करके नेयर्स में लगाइए, ताकि आप खुद भी निजात पाएं और आप दूसरों को भी निजात दिलाएं। सो टॉपिकल एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस इन एमआरएसए इज एरिथ्रोमाइसिन, पॉलीमेक्सिन, म्यूपिरोसिन, एम्पिसिलिन। ये भी पढ़ा है मैंने आपको, आंसर है सी म्यूपिरोसिन। यहां पर ये ड्रग ऑफ चॉइस है, म्यूपिरोसिन ड्रग ऑफ चॉइस है। ऑल्टरनेटिव ड्रग है, एक और ड्रग है बेसिट्रासिन। बेसिट्रासिन है ऑल्टरनेटिव, दोनों पे ही सवाल पूछा जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इन एसिटामिनोफेन टॉक्सिसिटी नर्व्स ऑब्जर्व्ड। दोस्तों एसिटामिनोफेन टॉक्सिसिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, आप सबको पता होगा, वो लिवर है। होता क्या है? हिपैटोटॉक्सिसिटी। अब ये मेरे को पता हो तो यहां पर आज आंसर ढूंढना मुश्किल नहीं है, राइट। ट्रांसएमिनस, ट्रोपोनिन, कंप्लीट ब्लड काउंट, ईईजी चेंज, क्या देखना है अपने को? ट्रांसएमिनस, एएलटी, एएसटी देखना है, हिपैटोटॉक्सिसिटी है। अब आते हैं आखिरी सवाल आज के लिए। A 47-year-old woman with history of alcohol abuse presents to the urgent care clinic complaining of lightheadedness, dyspnea on exhaustion. His lab studies indicate low hemoglobin level. Peripheral smear shows increased number of spherocytes. What agent could be used to treat this patient's anemia? Vitamin B6, folic acid, iron supplement, B12. देखो अनीमिया में ये सारे ड्रग्स यूज होते हैं, राइट। अब फॉलिक एसिड और B12 यूज होते हैं अगर अनीमिया हो मेगालोब्लास्टिक, मेगालोब्लास्टिक बड़ा हो, राइट, एरिथ्रोसाइट। आयरन सप्लीमेंट यूज होता है यूजुअली अगर माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो। तो इसी से मैं रूल आउट कर सकता हूं यहां पर जो स्फेरोसाइट्स है, जो कि सिडरोब्लास्टिक एनीमिया में दिखता है स्फेरोसाइट्स, ये विटामिन B6 की कमी से दिखते हैं। अब स्फेरोसाइटिक एनीमिया यूजुअली एक विटामिन की कमी से दिखता है B6, बाकी में नहीं। दो में मेगालोब्लास्टिक होता है, फॉलिक एसिड या B12, आयरन सप्लीमेंट होता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। सो दोस्तों ये था आज का सेशन जहां पे क्विकली हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल क्वेश्चंस रिवाइज करे। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। आपने जो भी तैयारी करी है आगे अपने ऊपर भरोसा रखिएगा, राइट। वट एवर यू हैव डन अप टिल नाउ, यू डिड वट एवर यू कुड डू, राइट। तो मैं ये कर सकती थी, वो कर सकती थी, ये सब बातें सोचने का समय नहीं है। जो गया वो गया, जो हो गया वो हो गया। एक अच्छी तैयारी, एक ईमानदार तैयारी हमेशा कुछ ना कुछ फल जरूर लाती है। सो अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा है तो आपको कुछ ना कुछ इस एग्जाम से जरूर मिलेगा। और ये पॉजिटिव बिलीव अपने ऊपर रखिएगा। आगे चलते हुए ये सोच के चलिएगा कि मैं ये इसलिए कर रही हूं या कर रहा हूं बिकॉज मुझे इस लड़ाई में जीतना है। अगर ये पॉजिटिव सोच अगर आप रखेंगे तब जरूर जीतेंगे। ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर।